प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एनोड रेस या कैनाल रेस के विषय में पढ़े। पिछले टर्म पर आपने कैथोड रेस और इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की खोज के विषय में पढ़ लिया। बच्चों, वास्तव में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेशित कण है। तो जाहिर सी बात है कि अगर परमाणु उदासीन है, जैसा कि हम जानते हैं परमाणु या एटम ये उदासीन होता है और उदासीन परमाणु अगर है, इस परमाणु में अगर एक ऋणावेशित कण है तो सीधी सी बात है एक इसमें धन आवेशित कण भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल ऋणावेशित कण अगर परमाणु में होगा तो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा, लेकिन अगर परमाणु उदासीन है तो इसका मतलब है कि धनावेशित कण भी होना चाहिए। और वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसी बात को दिमाग में रख करके ये गेस करने की कोशिश की कि अगर ऋणावेशित कण खोजा जा चुका है तो धनावेशित कण को भी खोजा जाना चाहिए। और गोल्डस्टीन ने सबसे पहले विसर्ग नलिका या जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें एक चेंज किया। उन्होंने कैथोड जो था उसको परफोरेटेड यानी छिद्रित कैथोड लिया एंड परफोरेटेड कैथोड या छिद्रित कैथोड जो था उसको डिस्चार्ज ट्यूब में काफी आगे तक बीच में ले जाकर के सेट कर दिया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज चलती हैं, दीज आर द कैथोड रेज, जब कैथोड रेज निकलती हैं, अगर एनोड रेज भी कोई निकलती होगी या कोई एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज रे एग्जिस्ट करती होगी तो निश्चित रूप से वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगी। और जब कैथोड की तरफ जाएगी तो वो रेस किरणें इन छिद्रों से निकल करके बाहर आ जाएंगी और पीछे की तरफ भी ग्लो या चमक उत्पन्न करेंगी। बच्चों, वास्तव में उसका ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा और कुछ रेस यहां पर निकलती हुई पाई गई जो ग्लो कर रही थी। और जब यहां पर जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगाई गई, पर्दा लगाया गया, तो इस पर ये फ्लोरेसेंस यानी स्फुरदीप्त उत्पन्न कर रही थी, जिससे ये सिद्ध हो गया ये किरणें कैथोड से एनोड से चल करके कैथोड की तरफ आ रही। इस तरह से इन किरणों को खोजा सबसे पहले गोल्डस्टीन ने और इनका नाम उसने कैनाल रेज या एनोड किरणें रखा। बच्चों, एनोड रेज का फर्दर जब स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इनमें कई प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की तरह ही है। जैसे ये सीधी रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में गति करती हैं, छाया उत्पन्न करती हैं, छेपड़ी पहिए को घुमा देती है, घुमा देती है। इन सब से ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये भी पार्टिकल से बनी हुई रेस है। धन किरणें जो हैं ये भी, धन किरणें या एनोड रेज जो हैं ये भी छेपड़ी पहियों को घुमा रही हैं, छाया उत्पन्न कर रही हैं, सरल रेखा में गति कर रही हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया कि ये भी कणों से मिलकर के ही बनी हैं और इनके कण धनावेशित कण एवं होने चाहिए। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए इनके कण धनावेशित हैं या नहीं हैं, यहां पर एक प्लेट लगा दी गई इनके फील्ड में कैथोड रेज एनोड रेज की, जिसमें एक तरफ निगेटिव एंड था
और दूसरी तरफ पॉजिटिव एंड था। जो निगेटिव प्लेट थी, निगेटिव प्लेट की तरफ देखा गया कि ये रेस डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई, यानी जब हमने यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक विभव उत्पन्न किया, प्लेट्स लगा दिए बच्चों, जैसे यहां पर एनोड और कैथोड है, वैसे ही यहां पर दो प्लेटें लगाई गई उच्च विभव वाली, एक धनावेशित प्लेट थी, दूसरी ऋणावेशित प्लेट थी। अगर इन किरणों पे धनावेश होगा तो सीधी सी बात है ये ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, और देखा गया कि वास्तव में ऐसा हुआ। ये विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। अब अगर ये ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जा रही हैं, ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होंगी, ऐसा निष्कर्ष निकाला गया। अगर धनावेशित कण हैं तो इसका मतलब ये भी है कि चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण मिलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है यहां भी विक्षेपण देखने को मिलता है। बच्चों इसी तरह से जैसे आपने कैथोड रेज में पढ़ा था कि वे धात की पतली पन्नी को भेद सकती हैं, ये भी धात की पतली पन्नी को भेद सकती हैं, लेकिन इनकी जो भेदन क्षमता होती है वह कैथोड किरणों से कम होती है, किंतु भेदन क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा ये स्फूल दीप्ति उत्पन्न करती हैं। और जो सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों वह यह था, जब इन कणों का द्रव्यमान ज्ञात किया गया और आवेश ज्ञात किया गया, इसके आधार पर इनका E/m मान ज्ञात किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इनका E/m यानी आवेश बटे द्रव्यमान का अनुपात, यह विसर्ग नलिका की गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने देखा था कि कैथोड रेज के जो कण थे उनका E/m वैल्यू यानी आवेश द्रव्यमान अनुपात किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता था, चाहे इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर दे, चाहे गैस बदल दे या विसर्ग नलिका का मटेरियल चेंज कर दे। लेकिन यहां देखा गया कि E/m वैल्यू गैस बदलने पर E/m वैल्यू बदल जाती है, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बदल जाता है। बच्चों इस आधार पर हमें कह सकते हैं कि जो धनावेशित कण हैं हर गैस बदलने पर बदल जाते हैं, अर्थात प्रत्येक गैसों में ये अलग अलग तरह के होते हैं और इनका स्वभाव गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस आधार पर हम इनको सार्वत्रिक कण या मौलिक कण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या जो की गई वो इस तरह से की गई, इनके उत्पत्ति को लेकर के ये माना गया जो गैस के कण हैं, गैस अणु, मान लीजिए कोई X है, ये माना गया कि गैस के अणु जो होते हैं उनसे जब कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, ये उच्च ऊर्जा युक्त होते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जब X गैस से टकराते हैं, इस गैस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी निकल जाता है और गैस का जो परमाणु है वो धनावेशित कण में बदल जाता है और इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये पहले का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अर्थात उच्च
ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन गैस परमाणुओं से जब टकराता है तो उन्हें आयनित कर देता है, अर्थात इन गैसों में इन किरणों में आयनन की क्षमता होती है और ये गैसीय पदार्थों को आयनित कर देते हैं। और जो ये आयन हैं ये चूंकि धनावेशित हैं, इसलिए ये कैथोड की तरफ गतिशील हो जाते हैं और यही धनावेशित आयन हमें यहाँ पर धन किरण के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, अगर धनावेशित कण गैस के आयन हैं तो ऑब्वियसली बहुत सीधी सी बात है कि धनावेशित कणों के लिए या धन किरण के लिए E/m का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या कारण है कि इनका E/m वैल्यू गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि गैस के परमाणु आयनित होकर के धन कण के रूप में प्राप्त होते हैं। इस तरह से गोल्डस्टीन ने इस बात की खोज की कि धनावेश होता है पदार्थों में, परमाणुओं में धनावेश होता है, लेकिन अब भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी कि वो धनावेशित कण कौन हैं जो हर परमाणु में पाए जाते हैं, जिनके कारण परमाणुओं पर धन आवेश आता है। बाद के अध्ययनों में इस बात को रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, देखिए प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की खोज की, किंतु प्रोटॉन के विषय में कोई भविष्यवाणी नहीं किया था, इसीलिए इसको प्रोटॉन की खोज का श्रेय नहीं दिया जाता। प्रोटॉन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की इन्हीं प्रैक्टिकलों के आधार पर। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें तब इससे जो आयनित आयन मिलता है H+, हाइड्रोजन गैस का जो आयन होता है, इसके लिए E/m मान अधिकतम या मैक्सिमम होता है। जितनी भी गैसें ज्ञात थी सबको बारी बारी से देखा गया और पाया गया कि हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान अधिकतम है। अब अगर E का मान समान हो तो हम जानते हैं कि E/m का मान अधिकतम कब होगा, जब m का मान न्यूनतम। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के लिए द्रव्यमान जो आयन प्राप्त होता है उसका द्रव्यमान न्यूनतम होता है। और इस आधार पर रदरफोर्ड ने कहा कि ये हाइड्रोजन आयन जो हैं गैसियस, ये वास्तव में हर पदार्थ के परमाणु में पाए जाने चाहिए, यही मूल आधार होने चाहिए। और बाद में रेडियो एक्टिविटी या बहुत सारे प्रैक्टिकलों में इस बात की पुष्टि भी हुई कि वास्तव में H+ होता है, यही वह न्यूनतम कण है जो सभी पदार्थ के परमाणुओं, सभी तत्वों के परमाणुओं के मौलिक कण के रूप में पाया जाता है। तो इसको नाम दिया गया प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो है वो H+ आयन गैसियस स्टेट में है और इसके लिए जो सिंबल दिया गया बच्चों वो P दिया गया। लेकिन बहुत सारे केमिस्ट्री के टर्म्स में H+ को प्रोटॉन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आप जानते भी हैं कि जब हम आम्ल की बात करते हैं H+ आयन को हम प्रोटॉन मानते हैं। H+ वास्तव में प्रोटॉन ही है। बच्चों, प्रोटॉन का सिंबल P है। इस पर चूंकि धन एक आवेश है, इकाई धन आवेश होता है, इसलिए इसको हम +1 यहां लिखते हैं और इसका द्रव्यमान भी इकाई द्रव्यमान होता है, इसलिए यहां पर हम 1 लिखते हैं। ये प्रोटॉन को प्रदर्शित करने का चिन्ह है। लेकिन बच्चों, आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में यह रखना है, यहां पर इकाई धन आवेश है क्या? इकाई धन आवेश यानी +1 जो लिखते हैं ये वास्तव में धन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, जिसको एक इकाई मान लिया गया था। इलेक्ट्रॉन के केस में यहां भी यह एक इकाई आवेश है। और द्रव्यमान जिसको हम इकाई माने हैं, वह द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान
वास्तव में 1.672 गुणे 10 घाते माइनस 27 केजी या -24 ग्राम के बराबर होता है। तो बच्चों, इस तरह से ये द्रव्यमान इकाई द्रव्यमान के रूप में लिया गया है और प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम को इकाई चार्ज के रूप में कंसिडर किया जाता है और इस तरह से प्रोटॉन की खोज हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि क्या इन दोनों कणों के अलावा भी कोई कण पाया जाता है, और अगर है तो उसका नाम क्या है। आप जानते हैं कि एक तीसरा कण भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किस तरह से हुई, इसको हम अब देखते हैं। बच्चों, हमें यह देखना है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सबसे पहले किया था, लेकिन इसका आधार क्या था। वास्तव में देखा यह गया कि जब किसी भी प्रोटॉन के कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल प्रोटॉन ई को हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -1 0 +1 कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कुल इलेक्ट्रॉन और कुल प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था यह परमाणु के द्रव्यमान से कम था। आप देख रहे हैं कि जो परमाणु का द्रव्यमान है वो ज्यादा पाया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो कुल द्रव्यमान था वो कम है। अगर हम इसको ऐसे लिखें m फॉर मास एंड e फॉर इलेक्ट्रॉन, तो m e- प्लस m p प्लस, यानी इलेक्ट्रॉनों का मास धन प्रोटॉनों का मास। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मान लो n1 है, तो सीधी सी बात n है, तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉनों का भी मास क्या होगा, वो n, प्रोटॉनों की भी संख्या n होगी। n इंटू m e- प्लस n इंटू m प्लस, अर्थात इसको हम अगर लिखें n इंटू m e प्लस माइनस प्लस m p प्लस इक्वल टू, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों और कुल प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान था, दिस इज ऑलवेज लेस देन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल M से। इस तरह से एक चीज क्लियर हो गया, अगर पूरा प्रोटॉन पूरा परमाणु इनके मास से अधिक है तो कोई न कोई ऐसा कण जरूर होना चाहिए जिसका द्रव्यमान इस द्रव्यमान में जुड़ता है, तब जाकर के परमाणु बनेगा। अब उस कण की जब खोज की जाने लगी, एक चीज ये भी क्लियर था कि अगर इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेशित कण और प्रोटॉन धनावेशित कण बराबर संख्या में प्राप्त हो चुके हैं, तो वह कण उदासीन होने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहले जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कणों को पहचाना। उसने देखा कि जब बेरिलियम 9 पर एल्फा कण की बम्बार्डमेंट की जाती है। बच्चों, एक चीज यहां आपको ध्यान रखना है कि बेरिलियम एज एलिमेंट खोजा जा चुका था। एल्फा कणों के विषय में भी जानकारी थी, जो हीलियम के नाभिक होते हैं, जिन पर +2 चार्ज होता है और जिनका मास 4 होता है। इन कणों का जब इस पर बम्बार्डमेंट किया गया, ये देखा गया कि 2 तरह के कण प्राप्त हुए। एक तो प्राप्त हुआ हमें 6C12, कार्बन का एक समस्थानिक है, आइसोटोप है, 6C12 ये मिला, प्लस 0N1 एक अदर पार्टिकल मिला। देखिए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है
जब इस तरह के इक्वेशंस लिखे जाते हैं तो द्रव्य अविनाशिता का नियम जो है, यानी द्रव्य को न नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, उसके अनुसार, और न तो चार्ज के लिए भी यही है कि चार्जों को न हम नष्ट कर सकते हैं न उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहां पर देखा यह गया कि 9 और 4 कितना हुआ 13। यहां पर 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 होगा। 4 and 2 6, यहां पर 6 है, यहां पर 0 है। तो इस तरह से जो नीचे लिखी हुई संख्याएं हैं ये एटॉमिक नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करते हैं। ऊपर जो संख्या लिखा जाता है इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और इन दोनों का ही योग हमेशा इक्वेशन में सेम होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितना इनका योग है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। यहां पे देखिए इस तरह का जो इक्वेशन मिला, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का रूपांतरण किया जाता था कृत्रिम रूप से, और कृत्रिम रूप से तत्वों को रूपांतरित करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे नाभिकों पर अल्फा कणों की बौछार बम्बार्डमेंट कराई जाती थी, जिससे कि मूल तत्व अन्य तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते थे। ये न्यूट्रॉनों की खोज से पहले पता चल चुका था। इसी प्रैक्टिकल के दौरान कुछ कणों को आइडेंटिफाई किया जेम्स चैडविक ने, जिनका मास प्रोटॉन के बराबर था लेकिन उन पर आवेश नहीं था, क्योंकि ये जो कण थे ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होते थे, विक्षेपित नहीं होते। अगर ये विक्षेपित नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन कणों पर कोई आवेश नहीं है। चूंकि ये आवेशहीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल नाम से ही इनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट इसी तरह का है बच्चों, बोरान पर किया गया। B510 पर 2He4 का बम्बार्डमेंट हुआ तो पाया गया कि C7N13 + 0N1 में अगेन ब्रेक हो गया, यानी बोरान नाइट्रोजन के एक आइसोटोप में कन्वर्ट हुआ जिसका मास नंबर 13 है, और एक पार्टिकल फिर से वही प्राप्त हुआ जो बेरिलियम के साथ प्राप्त हुआ था। ये भी विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है और इस पर कोई आवेश नहीं है। इन कणों को जेम्स चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम इसलिए दिया गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, तो न्यूट्रल से ही नाम क्या रखा गया न्यूट्रॉन। इनका नेचर बिकॉज न्यूट्रल था इसीलिए इनका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो बच्चों इस तरह से 3 फंडामेंटल पार्टिकल मौलिक कणों की खोज हुई, जिसमें से इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के विषय में हम आपको बता दें कि आवेश इसका जो चार्ज होता है वह 0 होता है, कि मास इसका लगभग इकाई प्रोटॉन के बराबर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलो। अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर है लेकिन थोड़ा डिफरेंस दोनों में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 फंडामेंटल पार्टिकल हर एटम में, हर तत्व के परमाणु में पाए जाते हैं जो अस्थायी रूप से उसमें रहते हैं। बच्चों अब मौलिक कण जो हैं तत्वों के, उन पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। तत्वों के मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स। बच्चों ये 2 तरह के मूल रूप से हो सकते हैं। पहले हैं अस्थायी कण जो इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। दूसरे कण हैं जो अस्थायी होते हैं और इन कणों के साथ मिलकर के दूसरे कणों में परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो अस्थायी कणों में जैसे मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, इस तरह से बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, उप परमाणुवीय कण। इस तरह से बहुत सारे कण पाए जाते हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। लेकिन किसी भी तत्व का जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पढ़ते हैं, हमें मूल रूप से इन्हीं तीनों कणों पर ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अन्य जो कण हैं ये भी परमाणुओं में पाए जाते हैं, किंतु ये हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए इनको हम फंडामेंटल अस्थायी कण मान सकते हैं। अब तक इस तरह के बहुत से उप परमाणुवीय कणों की खोज की जा चुकी है। जैसे केवल हम मेसान को ले लें तो मेसान पाई मेसान के रूप में पाया जाता है, उदासीन पाई मेसान, इसी तरह से धनावेशित मेसान होता है और ऋणावेशित मेसान भी होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि परमाणुओं में परमाणु विभाज्य है, जिसमें मौलिक कण के रूप में कुछ, हाँ तो बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, उदासीन पाई मेसान होते हैं और धनावेशित पाई मेसान होते हैं, ऋणावेशित पाई मेसान होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि मेसान एक ऐसे मौलिक कण हैं जो परमाणु में पाए जाते हैं किंतु अस्थायी होते हैं और ये एक दूसरे में सदैव परिवर्तनशील रहते हैं। किस तरह से परिवर्तित होते हैं रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में शायद ये आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है। तो अभी आप इतना जानें कि मौलिक कण जो होते हैं वो तत्वों के परमाणुओं के निर्माण में भाग लेते हैं। हमें अगले क्लास में इन कणों के विषय में ही पढ़ना है और इन्हीं का किस तरह से परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, इसका अध्ययन हमें करना है, जिसे परमाणु संरचना कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे परमाणु संरचना के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।